अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हमारी कौन सी है? सबसे पहली क्लास। और सबसे पहली क्लास में मुझे पता है बहुत से स्टूडेंट्स की हो सकता है एसीसीए की सबसे पहली क्लास हो सकता है उन्होंने एसीसीए की सबसे पहली क्लास लो। आज बड़े खुशी खुशी आए हैं, यस हम जो है एसीसीए करेंगे, एक ऐसी क्वालिफाइड बनेंगे, फुल पैसे बनाएंगे, फुल अच्छी अच्छी सैलरी होगी, पाकिस्तान से बाहर जाएंगे। यस, यू हैव टेकन अ वेरी गुड डिसीजन। सबसे पहले अपने आप को कांग्रेचुलेशंस बोलो इस बात पे कि आप करने आए हो एसीसीए। आप करने आए हो एसीसीए करने आए हो। और एसीसीए करना कोई आसान बात नहीं है, एक बहुत मुश्किल टास्क है और इस मुश्किल टास्क का रिवॉर्ड भी बड़ा अच्छा है। सही है ना? अगर एक बड़ी चीज करनी है, अगर एक अच्छी सैलरी चाहिए, पाकिस्तान से बाहर जाके मिडिल ईस्ट में जाना है, यूके में जाना है, यूएसए में जाना है, पता नहीं कहां कहां जाना है, दुनिया घूमनी है पूरी, तो जाहिर सी बात है अगर इतनी अगर वैल्यू है किसी इंसान की और एक एसीसी मेंबर की एक वैल्यू है, तो अगर वो वैल्यू है तो उस वैल्यू के अगेंस्ट में उसने मेहनत भी तो की है ना। एक इंसान की वैल्यू कब बनती है? जब उसने वो मेहनत की हो जो दूसरों ने नहीं की हो। आप ज़्यादा मेहनत करोगे, अपने यूनिवर्सिटी के लोगों से कंपेयर करो, उनसे ज़्यादा मेहनत कर रहे होगे। आप अपने कोलीग से कंपेयर करो जो आप उनसे ज़्यादा मेहनत कर रहे होगे। बाकी जो स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, बाकी जो स्टूडेंट्स दूसरी चीज़ें कर रहे हैं, टाइम ज़ाया कर रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, स्क्रीन्स देख रहे हैं, रील्स देख रहे हैं, पूरा दिन टाइम ज़ाया कर रहे हैं, उनसे बेहतर आप काम कर रहे हो क्योंकि आप मेहनत करके पढ़ रहे हो ना, आप जान लगा रहे हो, आप एसीसीए कर रहे हो। अच्छा, एसीसीए करने के लिए ना सबसे पहली चीज़ जो है ना वो स्टूडेंट याद रखना, वो है कंसिस्टेंसी। ये एक बिल्कुल मिनिमम रिक्वायरमेंट है। कह तो मैं मिनिमम रहा हूं लेकिन ये बहुत मुश्किल रिक्वायरमेंट है। क्यों? क्योंकि कंसिस्टेंट रहना इज नॉट अ इजी टास्क। हम कह तो लेते हैं कि यार रोज 1.5 घंटे का लेक्चर देख लेंगे, रोज 2 आवर्स का लेक्चर देख लेंगे, 2.5 आवर्स का लेक्चर देख लेंगे, लेकिन इट इज नॉट इजी। क्यों? क्योंकि आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आपको रोज अपने आप को बोलना पड़ता है नहीं मैं अपना ये टास्क पूरा करूंगा, मैंने अगर ये टास्क सोचा है तो मैं करके ही जाऊंगा, मैंने अगर बोला ये टॉपिक मुझे आज पूरा करना है तो मैं करूंगा। और एक बात याद रखना, आपके पास होते हैं 2 तरह के स्टूडेंट्स। कितने तरह के स्टूडेंट्स होते हैं? 2 टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स। एक जो आपके पास होंगे मुझे तो सब आता है, मुझे तो सब आता है, मैं तो स्मार्ट हूं, मुझे तो कोई प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं, सर का लेक्चर देख लिया यही बहुत है, बस लेक्चर देख के बस भाई पेपर दे के आओ पास हो जाएंगे। इसको बोलते हैं ओवर स्मार्ट। और एक होता है स्मार्ट। ओवर स्मार्ट कौन है? जो अपने आप पे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस रख रहा है। वो कह रहा है क्या मुश्किल है, हो जाएगा फौरन। मेहनत नहीं कर रहा, रोज आज का काम कल के लिए डिले कर रहा है, हम तो आखिरी महीने में पढ़ेंगे। भाई अब आप मैट्रिक नहीं कर रहे, अब आप इंटर नहीं कर रहे, अब आप ओ लेवल्स नहीं कर रहे, अब आप एक प्रॉपर क्वालिफिकेशन करने आए हो जिसका नाम है एसीसीए। ऐसे नहीं कर सकते महीने के एंड में पढ़ लूंगा, पेपर से 1 हफ्ते पहले पढ़ लूंगा, पेपर से 1 रात पहले पढ़ लूंगा, ये याद कर लूंगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करके चले जाऊंगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये कौन है? ओवर स्मार्ट। हो सकता है पास भी हो जाए, हो सकता है पास हो जाए, लेकिन इनकी कामयाबी जरूरी नहीं है। क्योंकि याद रखना, जो इंसान कामयाब होता है उसको क्या होना है? उसको सबसे पहली चीज होना है कंसिस्टेंट। क्या होना है स्टूडेंट्स? कंसिस्टेंट। एक होगा स्मार्ट स्टूडेंट, हो सकता है इसकी ये प्रॉपर मेहनत भी करता हो, मेहनत करेगा प्रॉपरली, रोज 1-1.5 घंटा लगाएगा और 1-1.5 घंटा लगाने के बाद फिर अपनी जिंदगी इंजॉय करेगा। क्या, मैंने बहुत से स्टूडेंट्स देखे हैं जो सुबह उठते हैं, सुबह उठकर अपना सबसे इंपॉर्टेंट काम करते हैं। वो क्या है? भाई मेरा जो इंपॉर्टेंट टास्क है, मैंने आज सोचा मैं आज 1.5 घंटे का लेक्चर देखूंगा, मैं आज 2 घंटे का लेक्चर देखूंगा, मुझे आज इतनी प्रैक्टिस करनी है, ये टास्क मैं सबसे पहले कर रहा हूँ। अगर फर्स्ट करो कोई बंदा 10 बजे उठ रहा है तो 10 बजे उठ के उसने बोला मेरे को ये टास्क करना है, और वो टास्क वो 1 बजे तक कर लेगा। जैसे उसने 2-3 घंटे लगा के एक टास्क पूरा कर लिया, सुबह 10 बजे उठा, 1 बजे तक टास्क कर लिया, सारे काम हो गए, आज की पढ़ाई हो गई, आज की पढ़ाई हो गई। अब जाके पूरा दिन जो करना है करे, अब जाके खेले कूदे जो उसकी मर्जी, जाके पबजी खेले, रील्स चलाए, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसने अपना टास्क पूरा कर लिया। ये बात है। तो क्या करना है स्टूडेंट्स, इस पूरी जर्नी के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक चीज याद रखनी है। वो क्या है? वो क्या है? वो है कंसिस्टेंसी।
कंसिस्टेंसी रखनी है। अगर कंसिस्टेंट नहीं हो तो नहीं पाओगे। अच्छा, अब चलते हैं थोड़ा सा इसका देखते हैं। मिडिल ईस्ट के अंदर आज भी आपको बताऊं 15,000 धर्म तक की सैलरी है। 15,000 धर्म कितने हुए पाकिस्तानी? पाकिस्तानी 8 to 9 लाख हैं एक ACCA मेंबर को मिल रहा है। बताओ कौन सी यूनिवर्सिटी दे रही है? कोई भी नहीं दे रही। सिर्फ ACCA ही आपको इतनी अच्छी पैकेजेस दे रहा है, इतनी अच्छी सैलरी ऑफर कर रहा है। तो अगर वो इतनी अच्छी सैलरी ऑफर कर रहा है तो उसके अगेंस्ट में वो कुछ मांग भी रहा है। वो क्या मांग रहा है? वो मांग रहा है मेहनत, 2-3 साल की मेहनत। मैं चाहता हूं कि आप 2-3 साल के अंदर पढ़ो सही तरह, 3-4 घंटे रोज लगाओ दिन के। 3-4 घंटे दिन के लगाना कोई मुश्किल काम नहीं है। 24 घंटे में से 3-4 घंटे क्यों नहीं लगते एक स्टूडेंट से? स्क्रीन टाइम उठा के देखो, 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे, कुछ के तो 12-12 घंटे भी हैं। अरे 12 घंटे में से 3 घंटे अगर पढ़ाई को दे दोगे, 4 घंटे अगर पढ़ाई को दे दोगे, एक स्पेसिफिक टास्क पूरा कर लोगे तो क्या हो जाएगा? कुछ भी मुश्किल नहीं है। देखो एक बात याद रखो, मैं भी टीचर हूं, मैं भी पढ़ा के चला जाऊंगा, सब जिंदगी में छोड़ के चले जाएंगे। सिर्फ 2 लोग आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। वो कौन है? आपके अम्मी अब्बू। ये जो अम्मी अब्बू है ना, ये हमेशा आपके साथ खड़े रहते हैं। दुनिया हिल जाए ना, ये माँ बाप आपके साथ ही होंगे। हमेशा आपके अम्मी अब्बू आपके साथ होंगे। एक बाप जो रोज सुबह निकलता है, रात को कमा कर घर आता है, यही सोच के आता है कि यार मैं अपने बच्चों को एक अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड दूं, मैं अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दूं, मेरा जो फ्यूचर है, मेरी जो जिंदगी रही ना, उससे अच्छी जिंदगी हो मेरे बच्चों की। ये सोच के नहीं आता, ये सोचकर बच्चों को नहीं पढ़ाता कि यार मैं जो है, मैं ये नहीं चाहता, वो चाहता ही नहीं, माँ बाप ये चीज़ चाहते ही नहीं कि मेरा बेटा हो वो बड़े अच्छी इनकम कमाए और फिर मुझे पैसे दे। ये किसी माँ बाप की सोच ही नहीं होती। माँ बाप की सिर्फ एक सोच होती है, वो क्या है? वो सिर्फ एक चीज़ में अपना रिटर्न देखते हैं। उनको सिर्फ एक चीज़ से खुशी मिलती है। वो पता है क्या है? वो सिर्फ ये है कि मेरा बेटा या मेरी बेटी एक अच्छी जगह पे एक अच्छी सोर्स ऑफ इनकम कमा रहे हो, हलाल सोर्स ऑफ इनकम कमा रहे हो, और अपनी ज़िंदगी में उनके दिमाग में कोई फाइनेंशियल बर्डन ना हो जैसे हमारे दिमाग में होता है। उनको ये टेंशन ना हो कि यार मैं इस टाइम पे ये पैसे कैसे पूरे करूं। उनको ये टेंशन ना हो कि मैं किस तरह अपने खर्चों को पूरा करूं। उनको ये टेंशन ना हो कि मैं अपनी फैमिली के एक्सपेंसेस को पूरा कर सकूंगा या नहीं कर सकूंगा। उनको इस चीज़ की टेंशन ही ना हो। वो चाहते हैं सिर्फ उनके बच्चे सक्सेसफुल हो जाएं। वो उनसे कोई रिटर्न भी नहीं चाहते। वो ये भी नहीं चाहते कि अगर ये सक्सेसफुल हो गया, ये अच्छे खासे पैसे कमा रहा है, तो मेरे को भी कुछ दे। माँ बाप की सोच ही नहीं होती। याद रखना, 2 लोग, ये जो 2 लोग हैं ना, ये सबसे ज़्यादा सेल्फलेस हैं। इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी कि अपने बच्चों को सक्सेसफुल बना दें। आप अपनी अगर ज़िंदगी गिनो, अगर आप इसी से करने आ भी रहे हो ना, तो 13 to 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन पे तो आप पे लग चुकी है। 13 to 14 ईयर्स की इन्वेस्टमेंट वो आप पे कर चुके हैं। स्कूल की फीस ही अगर मिला लो ना, तो पता नहीं कितने करोड़ रुपए उन्होंने आप पे लगा दिए। ये सोच के नहीं कि क्या रिटर्न आएगा, ये सोच के नहीं कि क्या पैसे उनको मिलेंगे, सिर्फ एक चीज़ सोच के कि मेरा बेटा भी उतना ही सक्सेसफुल हो, मेरी बेटी भी उतनी सक्सेसफुल हो, मुझसे ज़्यादा सक्सेसफुल हो, उसको कोई टेंशन ना हो। वो बड़ा हो के कभी ये ना कहे कि यार मेरे अब्बू ने मेहनत करके, मेरी अम्मी अब्बू ने मेहनत करके मुझे एक अच्छी ज़िंदगी ना दी, अच्छी एजुकेशन नहीं दी। हर स्टूडेंट चाहता है कि हर माँ बाप चाहते हैं कि उसके बच्चा बेहतरीन एजुकेशन दे और ज़िंदगी में कामयाब हो। तो जब उन्होंने आपको ACCA कराने के लिए भेजा है, जब उन्होंने आपको कहा है कि यार ACCA करो, एक अच्छी क्वालिफिकेशन हासिल करो, तो कुछ करके भेजा है ना, तो करो ना मेहनत। कितना टाइम मैं मांग रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ कि ACCA की 10 साल की मेहनत है, कोई 15 साल की मेहनत है? नहीं, मैं कहता हूँ एक एवरेज स्टूडेंट 3 ईयर्स के अंदर ACCA ईजीली क्वालिफाई कर सकता है। 3 ईयर्स के अंदर ACCA ईजीली क्वालिफाई कर सकता है। तो अगर कर सकता है, कोई एवरेज बच्चे की बात कर रहा हूँ मैं, ऐसे थोड़ी कोई जीनियस बंदा हो, कर सकता है क्वालिफाई 3 ईयर्स के अंदर, ईजीली कर सकता है। तो क्या आप नहीं कर सकते? इवन के कुछ बच्चों ने 2 ईयर्स में भी किया है, कुछ ने 1-1 सालों के अंदर भी किया है। भाई हर जगह एक्सेप्शंस होती हैं, लेकिन एवरेज अगर एक इंसान 3 ईयर्स में कर सकता है तो क्यों नहीं कर सकता? आप भी करो। क्या चीज़ चाहिए? सिर्फ कंसिस्टेंसी चाहिए। रोज 3 से 4 घंटे पढ़ना है, कोई मुश्किल काम है नहीं है, कोई मुश्किल काम। जब देखोगे ना मेरे माँ बाप इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो उधर से मोटिवेशन लोगे ना, तो 3 से 4 घंटे नहीं 10 घंटे भी लगा लोगे दिन के, कोई टेंशन नहीं होगी। जब एक गोल होगा ना, जब जिंदगी में आगे बढ़ने की एक चाहत होगी कि यार मुझे ये चीज़ अटेन करनी है, तो करोगे मेहनत। फुल मोटिवेशन दे दी मैंने आपको।
और दूसरी बात, सारी मोटिवेशन के बाद हमेशा इस बात पे खुश रहो कि आपने एक अच्छा डिसीजन लिया ACCA करने का, और ये इस बात पे भी खुश हो कि इस बात पे भी अब आज एम बना लो कि मैं ACCA कर ही निकलूंगा, और अब इस पे कोई बैकवर्ड है ही नहीं। ACCA नहीं हो रहा, ये सारी चीज़ें सोचनी ही नहीं है। ACCA होगा, जब इंसान सोच लेता है ना ये होगा, तो फिर वो होता भी है। बहुत से लोग हैं जिन्होंने, मतलब क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं दुनिया में, हज़ारों एग्जाम्पल हैं कि पता नहीं कहाँ से उठ के कहाँ आ गया इंसान। ऐसे बहुत से लोग हैं, आसपास भी देखोगे नज़र आ जाएंगे। कोई मुश्किल नहीं है, एक्सक्यूज़ बनाओगे तो हज़ार एक्सक्यूज़ हैं, और अगर बोलोगे मैं करके दिखाऊंगा तो फिर किसी भी तरीके से कर लोगे। ठीक है, आज के लिए इतनी मोटिवेशन काफ़ी है। अब चलते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं ACCA चलता किस तरह है। देखो ACCA के अंदर जो है ना 3 मॉड्यूल्स हैं, 1, 2 और 3। एक है अप्लाइड नॉलेज। अप्लाइड नॉलेज तो बिल्कुल स्टार्टिंग है, फिर अप्लाइड स्किल, और फिर आपके पास आता है स्ट्रेटेजिक प्रोफेशनल, जो प्रोफेशनल लेवल है, जो आखिरी लेवल है। पहले लेवल के अंदर आपको 3 पेपर देने हैं, और फिर नेक्स्ट लेवल के अंदर आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6 पेपर देने हैं, और फिर आखिरी में आपको 4 पेपर देने होते हैं, पहला और दूसरा। ये दोनों कंपलसरी होते हैं जो आपको देने ही देने, और इन 4 में से आपको कोई 2 पेपर देने होते हैं जो आपको अच्छे लगें। अच्छा, MA1 और MA2, FA1 और FA2, ये चारों कब आते हैं? ये चारों बिफोर अप्लाइड नॉलेज के आते हैं, यानी ये बेसिक डिप्लोमा है, ये इनसे पीछे हैं। अच्छा, बहुत से स्टूडेंट्स अलग अलग बैकग्राउंड से आ रहे होंगे, कोई इंटरमीडिएट से आ रहा होगा, कोई O लेवल से आ रहा होगा, कोई कहीं ना कहीं से आ रहा होगा। अच्छा, जो इंटरमीडिएट बैकग्राउंड वाले हैं, जो O लेवल्स वाले हैं, जो मैट्रिक वाले हैं, रिगार्डलेस उन्होंने इंटर में किया हुआ है, यानी उन्होंने कॉमर्स ली हुई है, इंजीनियरिंग ली हुई है, उन्होंने MA1 और MA2 तो देना ही देना है। क्यों? इसकी एक वजह है। इसकी ये वजह है कि जब आप इंटर कॉमर्स या कॉमर्स से आ रहे होते हो तो कॉमर्स के अंदर आपने कॉस्टिंग नहीं पढ़ी होती। अकाउंटिंग पढ़ते हो, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पढ़ते हो, डेबिट क्रेडिट पढ़ते हो, लेकिन आप कॉस्टिंग नहीं पढ़ के आ रहे होते। तो स्टूडेंट्स ये चीज़ आपने करनी है। अच्छा, अब चलते हैं आगे थोड़ा सा, MA1 की इंपॉर्टेंस को समझते हैं। जो मेरा सब्जेक्ट है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है? उसकी इंपॉर्टेंस हद से ज़्यादा है। क्या? MA1 आपने पढ़ लिया, MA1 की नॉलेज ज़ाया नहीं होगी। MA1 पढ़ा, अगले महीने ही, अगले 2-3 महीने के अंदर आपने MA2 स्टार्ट कर देना है। MA2 की नॉलेज चल रही है, MA2 को समझना है, MA2 किस तरह चल रहा है, सब चीज़ देखनी है, MA2 को प्रॉपर्ली करना है। जब MA2 कर रहे होगे तो ओहो MA1 की नॉलेज रिकॉल हो रही होगी। जिस बच्चे ने MA1 में अच्छा ग्रेड लिया होगा, 70-80% लिए होंगे, उसको MA2 तो आसान लगेगा, बिल्कुल कुछ भी मुश्किल नहीं है, थोड़ी सी चीज़ अपडेट होंगी। याद रखना, ये जो कॉस्टिंग का सब्जेक्ट है ये ब्रिक्स बाय ब्रिक्स बनता है। अगर एक इमारत के अंदर उसकी फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है, एक बिल्डिंग की फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है, तो ऊपर जितनी भी अच्छी कहानियां बना लो, नहीं, कुछ ऊपर कुछ भी नहीं जा सकता बंदा। ऊपर की अगर नीचे फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है तो आप ऊपर नहीं रख सकते कदम। ऊपर कदम रखोगे नीचे गिर जाओगे, ऊपर कदम रखोगे नीचे गिर जाओगे। क्यों? क्योंकि आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है, आपकी बेस स्ट्रांग नहीं है। MA1 इज द बेस। वो बेस आपकी एक इमारत बन के MA2 में आएगी। फिर स्किल लेवल पे जब पहुंचोगे, यानी जो आपका स्किल मॉड्यूल आ रहा है, स्किल मॉड्यूल, उसके अंदर आपके पास एक पेपर आएगा मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। अप्लाइड नॉलेज के अंदर मैनेजमेंट अकाउंटिंग का आएगा। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बाद जब आप स्किल मॉड्यूल पे पहुंचोगे, यानी ACCA की सेकंड सीरीज पे पहुंचोगे, तो सेकंड सीरीज के अंदर आपके पास आएगा परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इतना बेहतरीन सब्जेक्ट है, इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है कि आपको पढ़ के मजा आ जाएगा। आप देख रहे हो तो कंपनी कहाँ इन्वेस्ट करे, कंपनी कहाँ पैसे लगाए, कंपनी किस तरह चल रही है, ये कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, शेयर होल्डर्स को कहाँ पैसे डालने चाहिए, बैंक को इधर इन्वेस्ट करना चाहिए, इसको लोन देना चाहिए नहीं चाहिए, इसका ROC क्या है, इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है, ये सारी चीजें देख रहे हो तो और इतनी इंटरेस्टिंग चीजें होती हैं, क्योंकि आप डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हो। आप अज्यूम कर रहे होते हो आप कंपनी के एग्जीक्यूटिव लेवल पे हो, एक डायरेक्टर लेवल पे हो, CFO लेवल पे हो, ये सारी चीजें फिर उस पर डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हो कि मुझे इस प्रोडक्ट पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इसमें हम प्रॉफिट कब तक मिलेगा, 1-2 महीने में मिलेगा, 3-4 साल लग जाएंगे, कब मुझे क्या रिटर्न आएगा। बेहतरीन। लेकिन ये बेहतरीन तब लगेगा जब पीछे बेसिक्स अच्छी होंगी। और फिर हमारे पास आते हैं फाइनेंशियल प्रोफेशनल के अंदर। प्रोफेशनल, इस प्रोफेशनल के अंदर ये हमारे पास कौन सा है? ये है हमारे पास एडवांस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। ये ऑप्शन के अंदर है। इन चारों में से कोई 2 पिक करने होते हैं आपने। बहुत से स्टूडेंट एडवांस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट को पिक करते हैं। हाँ, अगर आपका दिल है कि आप चाहते हो उसमें करियर बनाऊं, मैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग में करियर बनाना चाहता हूं, मैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग में करियर बनाना चाहता हूं, तो आप जाओ उसके अंदर, आप लो उसको। सही है। तो अब समझते हैं इसकी वैल्यू
क्या वैल्यू है, ये आपको एक नहीं, दो नहीं, 3 पेपरों में हेल्प कर रहा है। ये 3 पेपर तो सबने देने ना, इसमें तो कोई ऑप्शन नहीं है। इन 3 पेपरों के अंदर ये आपको हेल्प करेगा। और अगर किसी को इसमें एडवांस को भी लेना है तो ये आपको एक चौथे पेपर में भी हेल्प करेगा। तो याद रखना ये बेसिक्स हैं, इसको स्ट्रॉन्ग करा तो सब आगे स्ट्रॉन्ग है, इसको स्ट्रॉन्ग नहीं करा तो आगे भी चीजें स्ट्रॉन्ग नहीं होंगी, चीजों की लॉजिक समझ नहीं आएगी, चीजों का कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा। अब चलते हैं आगे। अच्छा सर मैनेजमेंट अकाउंटिंग तो पढ़ ली, लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर ये तो बताएं क्या करियर पाथ्स हैं, क्या चीजें मैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग अगर मैं पढ़ रहा हूं तो मैं क्या करियर अपने लिए देख सकता हूं, मैं कहां जा सकता हूं, मैं किस करियर की तरफ जा सकता हूं, मेरे पास क्या जॉब रोल है, इंडस्ट्री में मेरी क्या वैल्यू है, इंडस्ट्री के अंदर मेरे पास कौन कौन से करियर अवेलेबल हैं अवेलेबल। आप चाहो तो फाइनेंशियल एनालिसिस बन सकते हो। कौन है फाइनेंशियल एनालिसिस? वो बताता है कंपनी को, हाँ भाई इधर इन्वेस्टमेंट करो, हाँ भाई इधर इन्वेस्टमेंट करो, हाँ भाई इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करो। जो आपके पास एक्स्ट्रा कैश पड़ा हुआ है, जो $1-2 मिलियन पड़े हुए हैं, उनको कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, किस बैंक में रखना चाहिए, किस बैंक अकाउंट से चलाना चाहिए, हर चीज देख रहे होते हैं वो एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज बना रहे होते हैं। फिर फाइनेंस अकाउंट्स मैनेजर। फाइनेंस अकाउंट मैनेजर कौन है? ये एक बंदा है जो फाइनेंस देख रहा होगा, इसको थोड़ी थोड़ी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग भी आती होगी, इसको डेबिट क्रेडिट भी आता होगा और इसको मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी आती होगी। ये कंपनी का एसेट है, ये कंपनी के इंटरनल सिस्टम्स को देख रहा होगा, क्या कॉस्ट लग रही है, इस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कितनी कॉस्ट लग रही है, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में कितनी कॉस्ट लग रही है, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में कितनी कॉस्ट लग रही है, ये हर चीज को देख रहा होगा। फिर बजट एनालिसिस। ओहो, बजट एनालिसिस की जो आजकल के एआई के दौर में वैल्यू है ना, वो कहीं भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये फ्यूचर को देख रहे होते हैं, फ्यूचर फोरकास्टिंग कर रहे होते हैं। हाँ भाई इस साल ये बजट था, अगले साल ये बजट होना चाहिए, इतनी इन्फ्लेशन लगी है, इतना ये हुआ है, इतनी चीजें आई हैं, तो सैलरी इतने से बढ़ने चाहिए, ये एक्सपेंसेस इतने से बढ़ने चाहिए, हमें प्राइस इतने से बढ़ानी चाहिए। ये बजटिंग कर रहे होते हैं। ये फिर एंड में कंपेयर भी करते हैं, जो हमने बजट छोड़ा और जो एक्चुअल में आया, इन दोनों में क्या फर्क है, ये दोनों फर्क क्यों आ रहा है, फ्यूचर की वैल्यूज को बता रहे होते हैं। ये एक मैनेजमेंट के लिए बहुत बड़ा एसेट होता है, इसको बहुत ज्यादा वैल्यू दी जाती है। कंपनी के सीईओ जो होते हैं ना, वो भी बजट के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। यूनिलीवर के इतने बड़े सीईओ हैं, वो भी बजट के अंदर इन्वॉल्व होंगे। फिर ट्रेजरी एंड पेरोल। ट्रेजरी का क्या मतलब है? ट्रेजरी का मतलब है कि जो बैंक के पैसे हैं, जो कैश है, इन सबको देखना, ट्रेजरी का ये मतलब है। ठीक है, तो ये आपकी फाइनेंशियल रोल्स खुल गए। मैनेजमेंट अकाउंटिंग अगर अच्छी है तो ये फाइनेंशियल रोल्स भी अवेलेबल है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग करने में मजा आ रहा है तो इसको आप एज अ करियर भी परसू कर सकते हो। अब चलते हैं हमारे सिलेबस पैटर्न की तरफ। हमारा MA1 का क्या सिलेबस है? अच्छा सर, MA1 का जो आपने सिलेबस बताया है वो मेरे को ACCA की स्टडी हब पे नहीं नजर आ रहा, ACCA की सिलेबस पे नहीं नजर आ रहा, मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा। ये क्या बात हुई सर, ये तो आप अलग पढ़ा रहे हैं। नहीं बेटा, अलग नहीं पढ़ा रहा, नहीं स्टूडेंट्स अलग नहीं पढ़ा रहा, ये मैं आपके फायदे के लिए पढ़ा रहा हूं। किस तरह? सबसे पहले मैं आपके हिसाब का चैप्टर लाऊंगा। कॉस्ट क्लासिफिकेशन हो सकता है सबसे आखिरी का चैप्टर हो या 6-7 चैप्टर हो, लेकिन मुझे पता है ये पहला चैप्टर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये आपको बताएगा कॉस्ट क्या होती है, ये बताएगा क्या क्या चीजें कहां लग रही है, कौन सी कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट है, आगे सब पढ़ोगे। वेरिएबल कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट है, क्या है, सब पढ़ोगे आगे। ठीक है। अच्छा, इसके आगे मैंने टीचिंग आवर्स भी लिख दिए हैं, यानी कितने घंटे का लेक्चर देखना है हमने, 9 आवर्स का लेक्चर देखना है। ठीक है, फिर हम चलेंगे अकाउंटिंग फॉर रॉ मटेरियल की तरफ, फिर हम चलेंगे अकाउंटिंग फॉर लेबर की तरफ, फिर हम चलेंगे अकाउंटिंग फॉर एक्सपेंसेस की तरफ, फिर हम चलेंगे इनकम स्टेटमेंट की तरफ। इसमें हम 2 स्कूल ऑफ थॉट्स को देखेंगे, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग। फिर हम चलेंगे जॉब कॉस्टिंग की तरफ। इसके अंदर हम प्राइसिंग डिसाइड कर रहे हैं, क्या इस कस्टमर को ये प्राइस चार्ज करनी चाहिए, क्या इस कस्टमर को ये प्राइस चार्ज करनी चाहिए। फिर बैच कॉस्टिंग, जो बैचेस में काम हो रहा है, बेकरीज हो गई, सारे बैच में काम कर रहे होते हैं, बैचेस में काम हो रहा है। परफॉर्मेंस मेजर, ओह परफॉर्मेंस मेजर तो बेसिक है आपके फाइनल। ये परफॉर्मेंस मेजर जो है ना, ये यहाँ पे बड़ा टेस्ट होता है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के अंदर। ROCE, रेशियोज, ये रेशियोज जो आप यहाँ पढ़ोगे, आपके बाकी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग दूसरे पेपर्स के अंदर भी आएंगे। तो ये एक बड़ा बेसिक काम है। फिर उसके बाद स्प्रेडशीट, ओहो स्प्रेडशीट MS एक्सेल, बहुत इंपॉर्टेंट। एक्सेल जो है ना, एक्सेल ये आपकी समझो, आज का जो अकाउंटेंट अगर उसको एक्सेल चलाना नहीं आता, उसको अकाउंटिंग नहीं आती। आज किताबों पे काम नहीं होता,
आज किताबों पे काम नहीं होता। जब किताबों पे काम नहीं होता तो भाई आपको कंप्यूटर चलाना आना चाहिए ना, एक्सेल चलाना आना चाहिए ना। आप अकाउंटेंट हो, आपको एक्सेल चलाना नहीं आता। तो एसीसी ने बोला कोई टेंशन की बात नहीं है, हम इसको बेसिक में भी डाल देंगे। यानी जो अब एक बंदा आया है एसीसी करने के लिए, उसको भी एक्सेल चलाना चाहिए, हम उसको भी सिखाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके स्किल के लेवल, स्किल के पेपर, प्रोफेशनल के पेपर सब के सब कंप्यूटर बेस्ड है, सारे के सारे कंप्यूटर पे करने। आपको लिख के पेपर नहीं कर रहे तो आपको एक्सेल भी आना चाहिए। स्प्रेडशीट भी पढ़ाई गई, और एक बात बोलूं, स्प्रेडशीट बहुत अच्छी पढ़ाई गई है। इवन कि आसान स्प्रेडशीट नहीं है, उसने स्प्रेडशीट के अंदर बहुत ज्यादा डिटेल में डाला है। स्प्रेडशीट को वो अच्छे खासे मार्क्स टेस्ट कर रहा है, 10 मार्क्स टेस्ट कर रहा है स्प्रेडशीट के। ठीक है, फिर कॉस्ट सेंटर्स हो गए, कोडिंग भी डाली है, फिर प्रोसीजर फॉर परचेजेस, और बाकी सारे ये थ्योरी के हमारे चैप्टर्स आ रहे हैं। ठीक है, फिर हर उसके एंड में मैं एक मॉक 1 भी कराऊंगा। पूरा सिलेबस खत्म हो गया, अब एक मॉक 1 कर रहे हैं। मॉक 1 मेरे साथ सॉल्व कर रहे हो, मेरी एक रिकॉर्डेड लेक्चर होगा पूरा का पूरा, जिसमें मैं मॉक 1 सॉल्व कराऊंगा। मॉक 1 सॉल्व कराने के बाद फिर मैं आपको समझाऊंगा उस मॉक के अंदर कि आपको पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, पेपर में क्या चीजें याद रखनी है। क्योंकि एक जब 50 MCQs का पेपर आपके सामने आएगा तो आपकी थोड़ी हवाएं लेंगी। तो मैं आपको उस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि किस तरह अपने आप को टैकल करना है, प्रेशर को किस तरह हैंडल करना है, ये मॉक 1 में बताऊंगा। फिर मॉक 2 के अंदर उस जो चीजें मैंने पहले एज अ ट्रेनिंग बताई, एज अ टिप्स दी, फिर उनको मॉक 2 में प्रॉपर्ली अप्लाई करेंगे। 2 मॉक्स हो जाएंगे। फिर तीसरा मॉक आपकी प्रैक्टिस के लिए होगा। पेपर से पहले वो मॉक आपने अटेम्प्ट करना होगा। वो मॉक अटेम्प्ट करके आप अपनी एनालिसिस करोगे कि मैं कहां खड़ा हूं, और उसके बाद फिर आप पेपर देने जाओगे। अच्छा सर सिर्फ मॉक्स ही लेंगे? नहीं, मॉक्स थोड़ी लेंगे, आओ तो सही, पूरा प्लान बनाया हुआ है आगे, आओ तो सही, प्लान बनाया हुआ है। क्या? देखो ये पेपर आसान है, इस पेपर को आप चाहो तो 1 मंथ के अंदर भी निकाल सकते हो। इसीलिए मैं 1 मंथ का प्लान लाया हूं। क्यों? क्योंकि मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं। ऑनलाइन में रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं, छोटी चीजें होती हैं, फिजिकल क्लासेस नहीं है, एक चीज पॉइंट टू पॉइंट बात की जा रही है, तो ये जल्दी कवर हो सकता है। कोई स्टूडेंट जाए तो उसको 2 मंथ्स पे भी लेके जा सकते हैं, 3 मंथ्स पे भी लेके जा सकते हैं, लेकिन मैं आपके लिए लाया हूं 1 मंथ प्लान, जिसको आप 1 मंथ के अंदर भी क्लियर कर सकते हो। हाँ, तो आगे चलते हैं। अब देखते हैं कि किस तरह में सब्जेक्ट को लेके चलना है। मैंने बता दिया चैप्टर 1 कितने आवर्स है, सब बता दिया। अब आओ, अब जो है ना, अब टास्क बनाया, ये मैंने किसके लिए बनाया है? ये मैंने बनाया है 1 मंथ के हिसाब से प्लान। जो स्टूडेंट चाहते हैं वो जल्दी करे, मैंने उसके लिए बनाया प्लान। जो स्टूडेंट चाहते हैं 2 महीने में करे, तो वो आराम से 1 घंटे का लेक्चर रोज ले ले, हो जाएगा काम 1 या 1.5 घंटे का। अच्छा, जो चाहता है कि वो 1 महीने के अंदर कर ले, तो उसके लिए मैं प्लान लाया हूँ। वो क्या प्लान है? वो ये है कि हर दिन आपने 2.5 आवर्स के लेक्चर देखने। 2.5 आवर्स इज नॉट अ बिग डील, याद रखना ये बात। 2.5 आवर्स इज नॉट अ बिग डील। 2.5 आवर्स के आप लेक्चर देखोगे रोज देखने के बाद पहले वीक में अंदर आप क्लियर कर लोगे कॉस्ट क्लासिफिकेशन, उसको समझ लोगे, उसकी पास पेपर किट विट सब मैंने कराई हुई, वो कर लोगे। उसके बाद आप जाओगे अकाउंटिंग फॉर मटेरियल। अकाउंटिंग फॉर मटेरियल को देखोगे, उसके अंदर क्या क्या चीजें वो मैंने सब बताया और सब कर लिया। उसके अंदर उसकी किट भी कर ली, उसके प्रॉपर पास पेपर्स के क्वेश्चन भी कर लिए। हर सब्जेक्ट के एंड में एक किट की प्रैक्टिस आ रही है। किट के अलावा जो हमारी स्टडी टेक्स्ट है, उस स्टडी टेक्स्ट की भी प्लानिंग आ रही है, वो भी कर लेंगे। अच्छा, अब सर वीक के एंड में आपके साथ करेंगे एक वेबिनार क्या होगा? जिसके अंदर मैं आपको ऑनलाइन आके बताऊंगा कि आपने क्या क्या चीजें आपने करनी है। अगर किसी स्टूडेंट को मसला आ रहा है, कोई सवाल आ रहा है कॉस्ट क्लासिफिकेशन से, कोई सवाल आ रहा है अकाउंटिंग फॉर मटेरियल के लिए, तो वेबिनार में अवेलेबल होगा। प्रॉपर क्यूरीज को सॉल्व किया जाएगा, प्रॉपर्ली वो क्लास भी रिकॉर्ड की जाएगी, आपके लिए रिकॉर्डिंग भी की जाएगी कि भाई हो सकता है आपसे मिस हो जाए, तो आप बाद में उसको देख लो, कोई मसला नहीं है। वेबिनार में अगर किसी स्टूडेंट के पास कोई सवाल नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो मैंने आपको क्या करना है, मैंने आपको एडिशनल MCQs भी करा देना है, एडिशनल MCQs भी करा देने हैं। अच्छा, ये जो वीक प्लान मैंने बनाया है ना, वो ये सोच के बनाया है कि आपको एक दिन ऑफ देते हैं हम संडे को चलो आप कुछ भी ना पढ़ो, संडे को चिल करो, ये ऑफ दिया मैंने आपको। ठीक है, लेकिन संडे को हो सकता है मेरा वेबिनार हो, अब उसका ऑफ नहीं हो सकता। ठीक है, अब संडे को मेरा वेबिनार तो लेना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट के अंदर अब कुछ हल्के टॉपिक्स हैं, जिसके अंदर थोड़े से मुश्किल भी हैं, थोड़े से आसान भी हैं। तो हमने अकाउंटिंग फॉर लेबर कर लिया, जॉब कॉस्टिंग कर लिया, अकाउंटिंग फॉर एक्सपेंसेस, बैच कॉस्टिंग और इनकम स्टेटमेंट, ये चीज़ हमने कर ली नेक्स्ट वीक के अंदर। इस वीक के अंदर हमने इन चीज़ों को कवर कर लिया, वही और फिर वेबिनार हम नेक्स्ट वीक के अंदर। फिर ये जो लास्ट वीक है सर, इसमें तो इतने ज़्यादा टॉपिक्स हो डर लग रहा है सर, इतने ज़्यादा टॉपिक्स एक वीक में कैसे होंगे? रुको टेंशन नहीं लो,
ये थोड़े से थ्योरी टॉपिक्स हैं, इन पे इतना ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये थ्योरी टॉपिक्स हैं, इनको मैंने कंसाइज किया हुआ है, कंसाइज करके टू द पॉइंट बात की हुई है, ज्यादा लॉजिक में नहीं किया, ताकि आपको ये समझ आए प्रॉपर्ली। फिर ये इसके बाद भी वेबिनार्स होंगे, वेबिनार होने के बाद उसके अंदर एक एक चीज को समझेंगे। अच्छा, अब आ गया वीक 4, लास्ट वीक पेपर एक हफ्ते बाद है, क्या रिवीजन प्लान करो, किस तरह रिवाइज करना है, जो पहले वीक में गया उसको रिवाइज करो, मॉक की तैयारी करो, मॉक अटेम्प्ट करो, फिर जैसे ही रिवीजन हुआ मॉक अटेम्प्ट, जो मैंने मॉक दिया हुआ है उसको अटेम्प्ट करो, उसकी वीडियो को देखो, प्रॉपर्ली समझो, पहले खुद अटेम्प्ट करो फिर मॉक करो, मेरी वीडियो को देखो, मैंने समझाया किस तरह मैं लेके चला, क्या टेक्निक थी, सब लिखा हुआ होगा। फिर एक मैं छोटा सा कराऊंगा क्विक रिवीजन सेशन, जिसके अंदर मैं आपको कोशिश करूंगा कि सारा का सारा सिलेबस रिवाइज करवा दूं। इसके बाद आखिरी वीक में आपके लिए गिफ्ट होगा, वो क्या होगा, स्पेशल रिवीजन शीट्स। एक रिवीजन शीट्स बनाऊंगा मैं, जिसके अंदर आपको प्रॉपर्ली एक एक चीज रिवाइज की जाएगी, उसके अंदर कोशिश करूंगा कि छोटे से छोटे कंसाइज तरीके से सारी चीजें आपको क्या करवा दूं, रिवाइज करा दूं। इंशाल्लाह ये शीट आपके लिए रेडी हो रही है और बेहतरीन किस्म से इसको मैं रेडी कर रहा हूं, ताकि एंड टाइम पे आपके लिए एक मतलब आपने ग्लैंस किया, ग्लैंस करके आपके सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हुए, आप पेपर में गए और आपने पेपर अटेम्प्ट कर दिया। सर वेबिनार्स तो कराएंगे वो तो सही है, लेकिन सर ऐसा भी तो हो सकता है कि मेरे को जो है ना कुछ समझ ना आ रहा हो सकता है मैं कॉस्ट क्लासिफिकेशन का लेक्चर ले रहा हूँ, मेरे को समझ नहीं आया, तो सर आप क्या व्हाट्सएप पे जवाब देते हैं? जी स्टूडेंट, हम जवाब देंगे, क्यों नहीं देंगे आपको जवाब, हम आपके लिए हाजिर हैं, हमारा काम है आपको सर्विस देना, हमारा काम है आपकी एक एक क्वेरी को सॉल्व करना। मैं आपके लिए अवेलेबल हूँगा, हर वक्त अवेलेबल हूँगा, और आपको मैं एक बात कह रहा हूँ, इंशाल्लाह विद इन 24 आवर्स आपकी हर क्यूरी का रिप्लाई हो जाएगा। और मैं इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो मैं आपको विद इन 1 आवर, यानी ये आपने क्यूरी भेजी, मैं आपको 1 घंटे के अंदर एक वॉइस मैसेज दे के समझा दूंगा। अच्छा सर, वॉइस मैसेज में कभी कभी होता है समझ नहीं आता, तो कोई टेंशन की बात नहीं है, मैं एक स्टूडेंट के लिए भी एक जूम मीटिंग अरेंज करूंगा, और उस जूम मीटिंग में आप मेरे पास बिल्कुल वर्चुअली कनेक्टेड हो गए, और फिर मैं आपको समझाऊंगा किस तरह चलना है। अच्छा सर, मेरे को आपसे फिजिकली भी समझना है, हाँ फिजिकली भी अवेलेबल होता हूँ मैं, केनिन्स में आपके लिए फिजिकली अवेलेबल भी हो जाऊंगा। आप बोलो सर इंस्टीट्यूट पे आ जाए, इंस्टीट्यूट में थोड़ी चीज़ समझनी, यस आई विल बी अवेलेबल, लेकिन केनिन्स में अगर मैं अवेलेबल होऊंगा तो मैं सिर्फ सैटरडे संडे आपके लिए अवेलेबल होऊंगा। बस ये थोड़ी सी मेरी लिमिटेशन है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है मेरी कुछ और ऑब्लिगेशंस भी हैं। अच्छा ठीक है, समझ आ गया सर? वो तो सब समझ आ गया, सारी चीज़ें हमने देख ली, क्या वीक प्लान होगा, कब वेबिनार्स होंगे, कब टेस्ट होंगे, कब मॉक्स होंगे, लेकिन सर व्हाई शुड वी चूज यू? Why should we consider this institute KNS for our professional education? Why should we consider this institute for ACCA? Why should we consider you as an MA1 instructor, or inshallah in future MA2 and F2 instructor? Why should we consider you as a teacher in this subject? What different qualities do you have, sir? What is going to be our value addition in the course? How we are going to benefit from you? I'm going to tell you the reasons. The reasons are these. First of all, I'm going to discuss why KNS. Why KNS? What is the reason you should choose KNS? First is experience. Alhamdulillah, KNS Institute is operating for more than 17 to 18 years. आज alhamdulillah, I am recording this lecture in 2025, and today I think KNS is now 17 to 15 years old. 17.5 years old. We are operating from 17 to 18 years, and from our institute more than 1,000 students have qualified, have taken studies from us, are now working in
different roles in the organization, are working as CFOs, as direct manager, as general manager, as senior manager, and on heavy roles in different organizations, in different multinationals. They have taken their career so differently. They have changed their personality drastically, and they have groomed themselves, and now they are working in different organizations. Their personality has completely changed not because of only ACCA, because of our institute. We are now providing different kind of activities in our institute. We are providing public speaking activities. We consider different kind of extracurriculum activities in institute. So our institute is not here only to develop your academic performance. It is also here to develop your personality, develop your personality, different kind of procedures. सर व्हाट इज द एग्जाम्पल, मतलब कोई एग्जाम्पल तो दें आपके, जो आप इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं ऐसा है। अच्छा, सबसे बड़ी एग्जाम्पल मैं खुद हूँ। क्यों? मैं इस इंस्टीट्यूट में आया था कैफ 8 पढ़ने और F8 पढ़ने, ऑडिट फ्रॉम CA एंड ऑडिट फ्रॉम ACCA। किससे? सर साजिद कबाड़िया से पढ़ने आया था। और जब सर साजिद कबाड़िया से पढ़ने आया था तो इस इंस्टीट्यूट ने बिल्कुल ड्रास्टिकली चेंज कर लिया। इवन कि मैं ऑनलाइन पढ़ रहा था, लेकिन ऑनलाइन पढ़ने के बाद भी जो मेरा एक्सपीरियंस रहा था ना केनेंस के साथ, वो बिल्कुल ही डिफरेंट रहा था। और अल्हम्दुलिल्लाह सर ने मेरे अंदर एक अपॉर्चुनिटी देखी और मुझे आपके सामने एक ऐसा इंस्ट्रक्टर खड़ा कर दिया ताकि मैं भी आपको MM1 पढ़ा सकूँ, मैं भी आपको एक टीचिंग का एक्सपीरियंस ला के दे सकूँ। अच्छा सर, लेकिन सर ये इंस्टीट्यूट में तो इस तरह तो कोई भी टीचर आ जाता होगा? नहीं। जब 17 to 18 ईयर्स हो चुके हैं इस इंस्टीट्यूट को, 17 to 18 ईयर्स हो चुके हैं, तो एक क्या बन गया है? एक एक्सपीरियंस आ गया है। उस एक्सपीरियंस के आने की वजह से क्या हो रहा है स्टूडेंट्स? उस एक्सपीरियंस के आने की वजह से ये हो रहा है कि इस इंस्टीट्यूट के अंदर जो भी टीचर्स आ रहे हैं, जो भी टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं, दे आर हाईली क्वालिफाइड, they have a very good experience and they have come through a great mechanism. उस mechanism को पूरा करने के बाद आपके सामने ये टीचर्स आ रहे हैं। उस mechanism को पूरा ग्रो करने के बाद, उस मैकेनिज्म को ख़त्म करने के बाद एक प्रॉपर टीचर को सेलेक्ट किया जाता है कि भाई हाँ ये टीचर सही है, दिस कैन ट्रीट एंड दिस कैन हेल्प द स्टूडेंट्स टू ग्रो, this teacher can change the life of the student, this teacher can change the academic progress of the student, this teacher can change the personality of the student, this teacher will affect the personality of the student, will change his mindset। और ये सारी चीज़ें हम देख कर एक टीचर को लेके आते हैं। अच्छा, और दूसरी बात ये कि अल्हम्दुलिल्लाह ACCA के अप्रूव्ड लर्नर भी हम, यानी ACCA ने आपको एक अप्रूव्ड लर्नर अवार्ड दिया हुआ है। ACCA ने इंस्टीट्यूट को एक अप्रूव्ड लर्नर बनाया हुआ है, यानी ACCA भी केनेंस के इंस्टीट्यूट पर ट्रस्ट करता है। ACCA also have a high level of trust at KNNs। तो जब ACCA ट्रस्ट कर रहा है तो फिर आप लोग भी ट्रस्ट कर लो, थोड़ा सा आप लोग भी ट्रस्ट कर लो। और इस ट्रस्ट को पूरा करते हुए मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इंशाल्लाह आगे बहुत मज़ा आएगा, आगे लेक्चर्स भी आपको बेहतरीन लगेंगे। अच्छा सर, केनेंस की तो बड़ी तारीफ़ कर दी आपने, केनेंस के बारे में तो बहुत बता दिया सर। यू हैव टोल्ड मैनी बेनिफिट्स एंड मैनी डिफरेंट थिंग्स फॉर द केनेंस। नाउ टेल मी सर, बताएं मुझे कि हम आपसे क्यों पढ़ें? वाई सर हसन नबील, वाई मी, वाई यू सर। अच्छा, पहली बात तो ये जो मैं आपको ये इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ ना, ये आपके सब्जेक्ट से रेलेवेंट नहीं, लेकिन आपको पता होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आई एम दी डायरेक्टर ऑफ दिस फिल्म। जो आप पूरी फिल्म देखोगे, पूरे लेक्चर्स देखोगे, 40 घंटे की जो फिल्म मैंने आपके सामने रखी हुई है, 40 आवर्स का जो हमारा सीजन है M1 का, उसके अंदर मैं ही डायरेक्टर हूँ, मैं ही प्रोड्यूसर हूँ, मैं ही फिल्म मेकर हूँ, मैं ही एडिटर हूँ, मैं हर चीज़ मैं ही हूँ। क्योंकि मैंने ही, आपने ही मुझे स्क्रीन पे देखना है, हर वक्त मैं ही अवेलेबल हूँगा। तो क्यों सर मुझे आपसे, इसलिए आपको पता होना चाहिए, इसलिए यू शुड नो व्हाट आई हैव डन, what are my qualification and whether I am eligible for this job or not। अच्छा सर, अल्हम्दुलिल्लाह I have a teaching experience of more than
4 years now. अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक्सपीरियंस जो है वो मोर देन 4 years हो चुका है. काफ़ी 4 या 5 साल से मैं इस टीचिंग की फील्ड में हूँ. बच्चों को पढ़ा रहा हूँ और चीज़ों को सीख भी रहा हूँ, बच्चों से भी सीख रहा हूँ, स्टूडेंट से भी सीख रहा हूँ और ख़ुद भी डेवलप्ड हो रहा हूँ. अच्छा, दूसरी चीज़ हाईली पैशनेट. अपनी तारीफ़ तो करना मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्या करें, अब बच्चों को चाहिए होता है कि हाँ भाई सर क्या करते हैं, सर क्या करते हैं. मुझे अच्छा नहीं लगता अपनी तारीफ़ करना. अच्छा, हाईली पैशनेट. अल्हम्दुलिल्लाह इस बात से मैं आपको 100% ट्रस्ट देता हूँ इस बात का कि मैं टीचिंग के लिए हाईली पैशनेट हूँ. देखो, मुझे टीचिंग करने का बहुत ज़्यादा शौक है. मुझे मज़ा, इवन कि कोई स्टूडेंट आके सिर्फ ये बोलता है ना कि सर मुझे समझ आ गया, सर ये कॉन्सेप्ट मेरे को समझ आ गया, आई अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट कम्प्लीटली, तो एक मुझे पता नहीं कोई मेरे को एक ऐसी सेटिस्फेक्शन होती है कि आई कैन नॉट एक्सप्रेस द सेटिस्फेक्शन इन वर्ड्स. ये मुझे जो सेटिस्फेक्शन आती है ना, उसी सेटिस्फेक्शन के लिए मैं मेहनत करता हूँ कि आप लोगों को फ़ायदा हो, आप लोग इस कोर्स को लो और इस कोर्स से इंशाल्लाह फ़ायदा उठाओ, चीज़ों को कॉन्सेप्चुअली क्लियर हो और आगे जितना आप आगे बढ़ोगे उतना मुझे अच्छा लगेगा, जितना आप ग्रो करोगे उतना मुझे अच्छा लगेगा. तो आई एम हाईली पैशनेट फॉर टीचिंग. मतलब टीचिंग करने का मुझे एक अलग ही शौक है. अच्छा सर 3-4 घंटे रिकॉर्ड करा लिए, 4-5 घंटे रिकॉर्ड करा लिए, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और मुझे अच्छा लगता है कि यार 4-5 घंटे रिकॉर्ड हो गए. जब मैं कैमरे के सामने आके बैठ जाता हूँ ना, MA1 का कोर्स पढ़ा रहा होता हूँ, तो मुझे टाइम का पता ही नहीं लगता. टाइम का मुझे आइडिया ही नहीं होता क्योंकि टाइम इतनी तेज़ी से निकलता है. और कहते हैं वो काम जिसमें आपका दिल लगता हो, जिसके लिए आप पैशनेट हो, वो काम में जब आपका दिल लगता है तो आपको टाइम का अंदाज़ा ही नहीं होता. तो इसीलिए मुझे टाइम का भी अंदाज़ा नहीं होता. हाईली पैशनेट है और हाईली पैशनेट होने के साथ साथ मैं इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपको बेहतरीन से बेहतरीन सर्विस प्रोवाइड करूँगा. तीसरा, प्रैक्टिकल एक्सपोजर. अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा प्रैक्टिकल एक्सपोजर है मेरा, क्योंकि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अभी करंटली वर्किंग इन PwC Ferguson's Chartered Accountant and Co. Big 4 audit firm. I am currently working in one of the big 4 firms in the entire world, and that is PwC. हो सकता है कि आप MA1 के लेवल पे हो तो आपको PwC का आइडिया ना हो, या आपके घर में कोई चार्टर अकाउंटेंट ना हो, या आपके घर में कोई ACCA वाला बंदा ना हो, तो हो सकता है आपको PwC का आइडिया नहीं हो. PwC अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की नहीं, दुनिया की टॉप 4 फर्म्स में आती है. इनका नेटवर्क पूरी दुनिया में फैला हुआ है और मैं इनके साथ काफ़ी टाइम से एसोसिएटेड हूँ. और अभी आर्टिकलशिप मेरी इन PwC के अंदर चल रही है. और PwC के अंदर आर्टिकल चलने के साथ साथ मैंने प्रैक्टिकली MA1 के कोर्स को क्या किया है, MA1 के कोर्स को अप्लाई होते हुए देखा है. रिसेंटली मैं एक ऑडिट क्लाइंट कर रहा था. उस ऑडिट क्लाइंट के अंदर मैंने प्रोसेस कॉस्टिंग को लगते हुए देखा कि प्रोसेस कॉस्टिंग किस तरह अप्लाई हो रही है. आगे हमारा एक पूरा चैप्टर है प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर, उसमें मैंने पूरी प्रोसेस कॉस्टिंग होते हुए देखी. 2 मेजर क्लाइंट्स जो मैंने किए हैं वो हैं चंगान एंड शेल के पेट्रोल पंप्स देखे होंगे आप लोगों ने. शेल के पेट्रोल पंप्स में अभी करंटली काम कर रहा हूँ. उनको बुक कीपिंग की सर्विसेज दे रहा हूँ. उनको पूरी की पूरी जो कॉस्टिंग उनकी किस तरह चलती है वो समझा रहा हूँ. उनकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग किस तरह चलती है उस पर बेसिकली हम एडवाइजरी दे रहे हैं और उनकी बुक कीपिंग की सर्विसेज को हम खुद चला रहे हैं और उनको एक प्रॉपर सर्विसेज दे रहे हैं. अच्छा, जब उनको हम बुक कीपिंग की प्रॉपर सर्विसेज दे रहे हैं तो इससे क्या फ़ायदा हो रहा है, इससे ये फ़ायदा हो रहा है कि मेरे पास आपके लिए प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स आ रही हैं और ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स हमारे नेक्स्ट चैप्टर्स के अंदर चल रही होंगी. दूसरा, चंगान के ऑडिट में मैं एनरोल था. आई वॉज द पार्ट ऑफ ऑडिट ऑफ चंगान एक बहुत बड़ी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है. आपने कराची के अंदर बहुत सारी चंगान की गाड़ियाँ देखी होंगी, जैसे उशान, कारवान और डिफरेंट तरह की गाड़ीज आपने देखी होंगी. तो एक बड़ी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का आई हैव डन द ऑडिट. आई वॉज एनरोल्ड इन द ऑडिट एंड आई हैव good practical exposure, and this practical exposure is inshallah going to help you in understanding the MA1 course. ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, और उस नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम
कॉस्ट क्लासिफिकेशन के चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। और कॉस्ट क्लासिफिकेशन को लेक्चर को मैंने एक क्लासिक तरीके से रिकॉर्ड किया हुआ है और उसको हम कॉन्सेप्चुअली अपनी अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड करेंगे। और कॉन्सेप्चुअली अपनी अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड करने के बाद अल्लाह ने चाहा तो आपको समझ भी आएगा और आप इंशाल्लाह सेटिस्फाइड भी रहोगे। सी यू स्टूडेंट्स इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज।